नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं ताजकेयर इंस्टीट्यूट के जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज मैं बात करूंगा एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, राजस्थान की प्रमुख जनजातियों से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं आपसे आज राजस्थान की प्रमुख जनजातियां और उनसे जुड़े हुए प्रमुख प्रश्नों। प्रश्न नंबर एक आ रहा है यहाँ पर। क्या कहता है? तारा भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो आप देखिएगा, ये जो तारा भात की ओढ़नी होती है, ये भील महिलाओं, किसके द्वारा? भील महिलाओं के द्वारा, भील महिलाओं के द्वारा आप देखिए ये ओढ़ी जाती है। यानी भील महिला यानी आदिवासी स्त्रियां, किसके द्वारा? आदिवासी स्त्रियों के द्वारा ये तारा भात की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तारा भात की ओढ़नी वेशभूषा जो है वो किसके लिए प्रचलित है? ये तो ये किसके लिए? आदिवासी स्त्रियों के लिए। आगे चलते प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 कहता है राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी? अनुसूचित जनजाति, क्या बोलेंगे? एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो अब ये अनुसूचित जनजातियों में सबसे ज्यादा प्रतिशत किस जनजाति का है? तो ये है आपकी कौन सी? मीणा जनजाति। कौन सी है ये? मीणा जनजाति। अब ये राजस्थान में प्रमुख रूप से अगर मैं बात करूं आप लोगों से, राजस्थान में प्रमुख रूप से 8 प्रकार की जनजातियां हैं। कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है? 8 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। इसमें अब ये सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है आपकी? मीणा जनजाति। दूसरी हो जाएगी यहाँ पर भील जनजाति। तीसरी हो जाएगी यहाँ पर कौन सी? गरासिया। और फिर आप देखिएगा भील मीणा। यहाँ पर भील मीणा कुछ संख्या में मिलते हैं पर इसको अलग से जनजाति नहीं मानेंगे। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति। फिर दूसरी कौन सी हो जाएगी? भील जनजाति। और तीसरी कौन सी हो जाएगी? गरासिया। इसके बाद आगे गया सहरिया। एक कौन सी जनजाति है यहाँ पर? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति भी राजस्थान में पाई जाती है। एक है यहाँ पर डामोर, एक है यहाँ पर कैथोड़ी, एक है यहाँ पर कैथोड़ी जनजाति। इसके बाद एक जनजाति है यहाँ पर हमारी कंजर और एक है यहाँ पर सांसी। तो कुल मिलाकर राजस्थान में ये 8 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। और इन सभी जनजातियों में अगर पूछा जाए सबसे बड़ी जनजाति या कहे सबसे सर्वाधिक प्रतिशत वाली जनजाति, वो कौन सी है आपकी? मीणा। कौन सी जनजाति है? मीणा। तो राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे शिक्षित और नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है आपकी? मीणा जनजाति। और अभी इसके अलावा आपसे पूछे कि और कौन कौन सी जनजातियां राजस्थान में पाई जाती है प्रमुख रूप से, तो फिर एक तो भील है, एक गरासिया है, सहरिया, डामोर, कैथोड़ी, कंजर और सांसी जनजाति। ये कुल मिलाकर 8 प्रकार की जनजातियां राजस्थान में प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो सबसे बड़ी जनजाति, सबसे अधिक प्रतिशत वाली जनजाति जो है वो कौन सी है आपकी? मीणा जी। आगे चलते अगले प्रश्न की बात करते। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 है राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन सी जनजाति है? तो देखिएगा, अभी अभी चर्चा की आपसे, दूसरे नंबर पर कौन सी है आपकी? भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। अब ये भील जनजाति जो है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा, अगर कहे राजस्थान में भील जनजाति के लोग कहाँ निवास करते? तो उदयपुर संभाग में। कहां पर निवास करते? उदयपुर संभाग। भील जनजाति की सबसे ज्यादा संख्या जो है वो कहां पाई जाएगी? आपके उदयपुर संभाग में पाई जाएगी। तो आप देखिएगा, जनजाति की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन सी जनजाति हो जाती है? हमारी भील जनजाति। और ये सबसे ज्यादा आपको राजस्थान में इनका सबसे ज्यादा क्षेत्र को, सबसे ज्यादा भील जनजाति के लोग आपको कहां मिलेंगे? उदयपुर संभाग। आगे चलते प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? मत्स्य पुराण, ध्यान दीजिएगा, ये जो मत्स्य पुराण है इसमें मीणा जनजाति, कौन सी जनजाति है आपकी? मीणा जनजाति का उल्लेख मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो मत्स्य पुराण ये मत्स्य जनपद से रिलेटेड, कौन से जनपद से रिलेटेड है? मत्स्य जनपद। और मत्स्य जनपद आप देखिएगा, मत्स्य जनपद कहां पर विस्तृत था? ABJD
अलवर, भरतपुर, जयपुर और दौसा। अलवर, भरतपुर, जयपुर और दौसा जो क्षेत्र था उसे प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? मत्स्य जनपद के नाम से जानते थे। तो आप देखिएगा, अगर आज भी आपसे पूछते हैं मीणा जनजाति की सर्वाधिक संख्या कहां पर है, तो ये है जयपुर संभाग। कहां पर है? जयपुर संभाग। और जो मैं आपको बता रहा हूं मत्स्य जनपद के 4 जिले, ये कौन कौन से बताए? ए बी जे डी, अलवर, भरतपुर, जयपुर और दौसा। ए बी जे डी, अलवर, भरतपुर, जयपुर और दौसा में मत्स्य जनपद फैला हुआ था। और इसकी राजधानी क्या थी? तो विराटनगर थी। तो आप देखिएगा, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? तो किसका है? मीणा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे थे मुनि मगन सागर। कौन थे? जैन मुनि मगन सागर। जैन मुनि मगन सागर ने एक ग्रंथ लिखा था, इसका नाम है मीन पुराण। इसका नाम क्या है? मीन पुराण। इसे कहा जाता है मीणा पुराण, मीन पुराण या मीरा पुराण। तो मीन पुराण या मीणा पुराण में मुनि मगन सागर ने मीणा शब्द की उत्पत्ति, मीणा शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? मीन से मानी। किससे मानी है? मीन। और अभी इसी कारण मीणा जनजाति के लोग भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार को अपना देवता मानते हैं। तो अगर पूछा जाए मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है, बिल्कुल 100% किस जनजाति का? मीणा जनजाति का। क्योंकि अबे मीन यानी मछली, मछली यानी मत्स्य, तो मछली को मत्स्य भी कहते हैं। तो अभी इस पुराण में किसका उल्लेख मिलेगा आपको? मीणा जनजाति का उल्लेख मिलता है, क्योंकि मत्स्य जनपद में निवास करने वाली जनजाति, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया मत्स्य जनपद। तो आप देखिए इस मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख मिलेगा आपको? मीणा जनजाति का उल्लेख मिलता है। आगे चलते अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, मोरनी मांडना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? तो आप ये भी किससे संबंधित है? मीणा जनजाति से। किससे संबंधित है ये? मीणा जनजाति, मीणा जनजाति से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, मोरनी मांडना क्या होता है? मीणा जनजाति के लोग अपने घरों की दीवारों पर, मीणा जनजाति के लोग अपने घरों की दीवारों पर विभिन्न रंगों से कलात्मक चित्र बनाते हैं। मीणा जनजाति के लोग अपने घरों की दीवारों पर क्या करते हैं? विभिन्न रंगों से कलात्मक चित्र बनाते हैं। और इन चित्रों में वो लोग क्या करते हैं? एक मोर का चित्र बनाते हैं। इन चित्रों में इनका फेवरेट चित्र है मोर का चित्र। और अब ये इसी मोर के चित्र को क्या बोलते हैं? मोरनी मांडना कहते हैं। तो मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? 100% किससे? मीणा जनजाति से। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? अपने घरों की दीवारों पर कलात्मक चित्र बनाते हैं और उसी में एक चित्र बनाते हैं मोर का चित्र। और इसी मोर के चित्र बनाने को क्या बोलते हैं जनजाति में? मोरनी मांडना। क्या बोलते हैं? मोरनी मांडना। मोरनी मांडना किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये किसमें है? मीणा जनजाति में प्रचलित है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं, नॉर्मली देखिएगा सिर पर हम लोग क्या पहनते हैं? गर्मी से, धूप से आदि से बचने के लिए पगड़ी पहनते हैं। तो अभी उसी पगड़ी को, यानी सिर पर जो पहना जाने वाला वस्त्र होता है भीलों के द्वारा, भील पुरुषों के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं? तो अभी उसे बोलते हैं पोहतिया। उसे क्या बोलते हैं? पोहतिया कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पोहतिया। पोहतिया यानी अभी क्या, पोहतिया ऐसे भी लिखा जाएगा, पोहतिया। पोहतिया यानी क्या? पगड़ी। भीलों के द्वारा सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या बोलते हैं? पोहतिया कहते हैं। पोहतिया कहे या पोहतिया कहे, तो भील अपने सिर को ढकने के लिए जो वस्त्र पहनते हैं उसे क्या बोलते हैं? पोहतिया। फिर आगे चलते प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? तो आप देखिएगा, ये है महिलाएं। ये कौन है? महिलाएं। अब ये महिलाएं यानी भील जनजाति की जो स्त्रियां होती है, महिलाएं होती है, वो घुटने तक का घाघरा पहनती हैं। ये क्या है? कछाबू, घुटने तक का घाघरा। ये क्या है? घुटने तक का घाघरा जो होता है इसको क्या बोलते हैं? कछाबू बोलते हैं। आप अंग्रेज हो सारे के सारे, तो आप क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? स्कर्ट। स्कर्ट होता है घुटने तक का घाघरा।
तो एक तरह से कहा जाए तो ये स्कर्ट है, और स्कर्ट कौन पहनेगा, तो सीधी सी बात है महिलाएं पहनेगी। कौन पहनेगा, महिलाएं। तो भील जनजाति की महिलाएं जो है घुटने तक का एक घाघरा पहनती, जिसे क्या बोलते हैं हम, कच्छा बुक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कच्छा। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। खोइतु, खोइतु वस्त्र संबंधित है, तो खोइतु वस्त्र संबंधित किससे है, भील जनजाति से। ये भी किससे संबंधित है, भील जनजाति से। अब ये भील पुरुषों के द्वारा, भील पुरुषों के द्वारा एक कहो के लंगोटी, लंगोटी समझते, लंगोटी ध्यान दीजिएगा, ये होती है लंगोटी, लंगोटी पहनते, खोइतु कहलाती, क्या कहलाती है, खोइतु। तो भील पुरुषों के द्वारा खोइतु नामक वस्त्र पहना जाता है, हम इसको हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, लंगोटी। एक तरह से हम लोग जैसे टावल आदि लपेटते हैं, उस टाइप से ये लोग क्या करते हैं, तंग, एकदम तंग सा इस खोइतु को लपेट लेते। तो आप देखिएगा ये जो गरासिया नहीं, ये किस पे आएगा, भील, भील, भील जनजाति के पुरुषों द्वारा जो लंगोटी पहनी जाती है उसे क्या बोलते हैं, खोइतु कहते हैं। तो ये वस्त्र किसका है, भील जनजाति के पुरुषों, किसका वस्त्र है, ये भील जनजाति के पुरुषों का वस्त्र है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, ध्यान दीजिएगा, छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना मतलब ये तलाक है, ये क्या है, तलाक, डिवोर्स, क्या है ये, तलाक, डिवोर्स कहते हैं इसको। और ध्यान दीजिएगा, मीणा जनजाति में भी तलाक को, मीणा जनजाति में भी तलाक को क्या बोलते हैं, छेड़ा फाड़ना ही कहते हैं। मीणा जनजाति में भी तलाक को क्या बोलेंगे, छेड़ा फाड़ना ही बोलेंगे। तो भीलों में भी छेड़ा फाड़ना यानी तलाक, और मीणाओं में भी छेड़ा फाड़ना यानी क्या होता है, तलाक। एक तरह से क्या होता है, इन जनजातियों में पंचायत लगती है, पंचायत लगाई जाती है, और पंचायत लगा के क्या करते हैं, जिस स्त्री या पुरुष को जिससे भी तलाक लेना है, वो दोनों आपस में पंचायत में खड़े हो जाते हैं। अब क्या होता है कि वहां पर अगर स्त्री को तलाक लेना है अपने पति से, वो क्या करेगी, उसके अंगोछे से सिर पर रखी जा, मतलब तरह से एक अंगोछा रखने की परंपरा है हमारे राजस्थान में, अब साफी बोलते हैं जिसको। तो वो साफी जो होती है, जो अंगोछा होता है, उसमें से उसकी पत्नी एक लीर फाड़कर उस पति के हाथ में रख दी, हो गया तलाक। या फिर वो पुरुष जो होगा वो क्या करेगा, उस महिला की साड़ी, जिसको हम कहते हैं लुगड़ी, उसको क्या बोलते हैं, लुगड़ी, तो उस लुगड़ी में से क्या करेंगे, वो एक चीर फाड़कर उस स्त्री के हाथ में रख देगा, तो वो छेड़ा फट गया, वो क्या फट गया, छेड़ा फट गया। तो छेड़ा फाड़ना यानी क्या होता है, तलाक। तो ये भीलों में भी प्रचलित है, और ये किसमें प्रचलित है, मीणाओं में भी तलाक को ही क्या बोलते हैं, छेड़ा फाड़ना। तो ये दो जनजातियों में प्रचलित है छेड़ा फाड़ना वाली परंपरा। तलाक को ही क्या बोलते हैं, छेड़ा फाड़ना। भीलों में भी और मीणाओं में भी तलाक को क्या बोला जाएगा, छेड़ा फाड़ना। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। फायरे फायरे, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है, किस जनजाति का रणघोष है। ध्यान दीजिएगा, ये फायरे फायरे किसका रणघोष है, ये भीलों का रणघोष। फायर मतलब रणघोष का मतलब क्या होता है, पहली बात तो रणघोष का मतलब होता है युद्ध की तैयारी, युद्ध का नगाड़ा बजना, यानी युद्ध की प्रारंभ, युद्ध का प्रारंभ करना। तो अभी जब कभी किसी भीलों की कभी कोई लड़ाई हो जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, ढोल बजाकर और फायरे फायरे चिल्लाते, ढोल बजाकर क्या करते हैं, फायरे फायरे चिल्लाते। तो फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है, भीलों का रणघोष। किसका रणघोष है, भील जनजाति का रणघोष है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मैं आपको बता दूं, मीणा जनजाति में जो रणघोष होता है उसे बोलते हैं क्या, कीक मार। भीलों में तो क्या बोलते हैं, फायरे फायरे। ये तो किसमें पाया जाता है, ये जो फायरे फायरे, ये तो किसमें पाया जाता है, आपके भीलों में। भील जनजाति का रणघोष तो क्या है, फायरे फायरे। और मीणाओं में इसको क्या बोलते हैं, मीणा जनजाति। मीणा जनजाति में रणघोष को कहते हैं कीक मारी। रणघोष को, भील जनजाति में रणघोष को क्या बोलते हैं, कीक मारी कहते हैं। रणघोष को क्या बोलते हैं, कीक मारी कहते हैं। इस प्रकार आप देखिएगा, भील जनजाति में अभी क्या बोलेंगे, रणघोष को फायरे फायरे, और मीणा में क्या बोलेंगे, तो कीक मारी बोलेंगे। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 11,
प्रश्न नंबर 11, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? भील जनजाति में पेय पदार्थ, पीने योग्य पदार्थ के लिए किस वृक्ष या पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो अभी ये है आपका क्या, ये है महुआ। ये क्या है? ये है महुआ। तो अब भील जनजाति के लोग, भील जनजाति के लोगों का अगर आपसे बोले कल्प वृक्ष, भील जनजाति के लोगों का कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, इसको भील जनजाति अपना देव वृक्ष भी मानते हैं। तो महुआ, महुआ जो होता है इससे बनाते हैं ये शराब। महुआ से क्या बनाते हैं? शराब बनाते हैं। और महुआ से जो शराब बनती है उसको बोलते हैं माउड। महुआ से जो शराब बनती है उसको क्या बोलते हैं? माउडी बोलते हैं। तो अभी भील जनजाति के लोग महुआ से बनी हुई शराब का मतलब पेय पदार्थ के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो पेय पदार्थ के लिए किस वृक्ष या किस पौधे का प्रयोग करते हैं? तो वो कौन सा है आपका? महुआ। और इससे क्या बनाते हैं? इससे बनाते हैं ये शराब। तो शराब इसको क्या बोलते हैं? माउडी कहते हैं। तो भील जनजाति जो है पेय पदार्थ के रूप में किस वृक्ष या पौधे का प्रयोग करती है? तो वो कौन सा वृक्ष है? महुआ। और ये नॉर्मली इसका एक फल आता है जो एक तरह से कहा जाए तो मोगरे के फूल जैसा होता है, पर उस फल को सुखाकर और ये लोग क्या करते हैं? उससे महुआ से क्या बनाते हैं? शराब बनाते हैं। और इस शराब को क्या कहा जाता है? माउडी कहा जाता है। आगे चलते प्रश्न नंबर 12, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 अब आ रहा है। प्रश्न नंबर 12 क्या बोल रहे हैं ये? गमेती। गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता, नेता यानी मुखिया, किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? तो मुखिया होता है। तो आप देखिएगा ये होता है गमेती कहां पर? भीलों में। भीलों में मुखिया को क्या बोलते हैं? गमेती कहते हैं। आप देखिए इनको अलग अलग गोत्रों के अनुसार अलग अलग नामों से जानते हैं। इसे गमेती कहते हैं, इसे पालवी कहते हैं, इसे तद्वो कहते हैं। अलग अलग गोत्रों के अनुसार, अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार इसे तद्वो भी कहते हैं। और अब ये भीलों में मुखिया को ही वंशाओं भी कहते हैं। भीलों में जो भील लोगों का नेता होता है अर्थात मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं? गमेती, पालवी, तद्वो या वंशाओं। तो अभी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? गमेती किस जनजाति के मुखिया को बोलते हैं? भील जनजाति के मुखिया को बोलते हैं। मीणा जनजाति में मुखिया को बोलते हैं पटेल। मीणा जनजाति में मुखिया को क्या बोलते हैं? पटेल कहते हैं। और गरासिया जनजाति में बोलते हैं सहलोत। गरासिया जनजाति में मुखिया कौन कहलाता है? सहलोत कहलाता है। गुर्जर ये जाति है अलग से, इसकी बात नहीं करूंगा मैं। हम जनजाति की बात करें तो भील जनजाति में गमेती, पालवी, तद्वो और वंशाओ। जबकि मीणा जनजाति में क्या बोलते हैं? तो पटेल कहते हैं। और गरासिया जनजाति में क्या बोलते हैं मुखिया को? तो सहलोत कहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? गमेती किस जनजाति का मुखिया है? तो वो किस जनजाति का है? भील जनजाति का। आगे चलते प्रश्न नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, हारी भावरी। हारी भावरी कृषि का रूप, हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति का है? तो अभी ये है सिरोही की जनजाति। और सिरोही की जनजाति कौन सी इनमें से? गरासिया। कौन सी जनजाति है? गरासिया। गरासिया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा कहाँ निवास करते हैं? राजस्थान में, सिरोही में। कहां पर? सिरोही में। और आगे का ये जनजाति जो है मूल रूप से गुजरात की है। मूल रूप से कहां की है? गुजरात। गुजरात का चेनपारी क्षेत्र है। गुजरात का कौन सा क्षेत्र है? चेनपारी। गुजरात का चेनपारी क्षेत्र, चेनपारी क्षेत्र बड़ौदा में पड़ता है। चेनपारी क्षेत्र, तो चेनपारी क्षेत्र से ये हमारे राजस्थान के सिरोही वाले क्षेत्र में आकर बस गई थी। तो वहीं पर ये कृषि करती है। कौन सी वाली कृषि करती है? हारी भावरी कृषि। तो ये किस जनजाति में प्रचलित है? गरासिया जनजाति में। जो सर्वाधिक कहाँ मिलती है? राजस्थान में, सिरोही। इनका मूल स्थान क्या है? तो गुजरात। गुजरात का बड़ौदा, गुजरात के बड़ौदा का चेनपारीन। कौन सा क्षेत्र है? चेनपारीन। गुजरात के बड़ौदा का चेनपारी क्षेत्र जो है इनका मूल स्थान माना जाता है। वहां से आकर ये राजस्थान के सिरोही वाले क्षेत्र में बस गए थे और वहीं पर ये लोग कृषि करते हैं। उस कृषि को क्या बोलते हैं? हारी भावरी। किसकी है? तो गरासिया जनजाति। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 14, 14, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा विवाह गरासिया जाति में प्रचलित नहीं है? कौन सा विवाह गरासिया जनजाति में प्रचलित नहीं है? तो आप देखिएगा
मोरबंदिया है, पहरावना है, ताड़ना है, बिल्कुल है, ये तीनों विवाह है। लाली मोरियो कोई विवाह नहीं है, लाली मोरियो नहीं, इनके यहाँ पर एक अनाला मोरियो परंपरा है, लेकिन लाली मोरियो कोई विवाह नहीं है। मोरबंदिया विवाह है, बिल्कुल। मोरबंदिया विवाह कैसे होगा, तो ये विवाह होगा कैसे, मोर बनता है, आप जानते हैं, ब्रह्म विवाह के अनुरूप। पंडित जी आएंगे, शादी ब्याह होगी, सारा फेरे वेरे होंगे, तो ये मोरबंदिया विवाह होगा ब्रह्म विवाह के अनुरूप। एक पहरावना विवाह है, तो गरासिया जनजाति के लोग क्या करते हैं, शादी में होने वाले अनावश्यक खर्च को बचाने के लिए केवल पहराव नहीं करते, कपड़े आदि, लड़का लड़की यानी दूल्हा दुल्हन को कपड़े पहना देते और विवाह संपन्न मान लेते। एक ताड़ना विवाह है, तो लड़का लड़की को लेकर भागता है और फिर देव वृक्ष, बड़ पीपल या महुआ, बड़ पीपल या महुआ के चारों तरफ फेरे लेकर के विवाह कर लेता है। और आप देखिएगा इस जनजाति में होता है दापा, इस जनजाति में क्या होता है, दापा। दापा बिलों में भी होता है। दापा का मतलब होता है कन्या मूल्य। दापा का मतलब क्या होता है, कन्या मूल्य। तो वो लड़का जो किसी लड़की को लेकर गया था शादी करने के लिए, शादी करने के बाद वापस आता है, ताड़ना, भागकर शादी करेंगे दोनों, और जब वापस आएगा तो वो लड़की के माता पिता को दापा देगा, यानी क्या देगा, कन्या मूल्य देगा। तो उसके माता पिता उस विवाह को स्वीकार कर लेते। तो ये ताड़ना विवाह भी किसमें पाया जाता है, गरासियाओं में। तो यहाँ पर मोरबंदिया विवाह भी इनका है, पहरावना विवाह भी इनका है, और एक कौन सा विवाह इनका, ताड़ना विवाह। एक मेलबो विवाह भी है इस जनजाति में। एक जनजाति में कौन सा विवाह पाया जाता है, मेलबो विवाह। एक कौन सा विवाह है, मेलबो विवाह। अब मेलबो विवाह क्या है, तो अब ये मेलबो विवाह में भी मैं बोल रहा हूँ शादी का खर्च बचाते हैं ये लोग। तो क्या करते हैं, लड़की को दुल्हन के कपड़े पहनाकर और लड़के के घर रखाते, शादी होगी, मेलबो, मेल आए, हो गई शादी। तो ये मेलबो विवाह भी प्रचलित है कौन सी जनजाति में, आपकी गरासिया जनजाति में। इस जनजाति में खेवड़ा विवाह भी होता है। एक कौन सा विवाह है, खेवड़ा विवाह। एक विवाह कौन सा है, खेवड़ा विवाह। तो खेवड़ा विवाह एक तरह से नाता विवाह है। खेवड़ा विवाह क्या है, एक तरह से नाता विवाह, एक तरह से कहा जाए तो दूसरी शादी। खेवड़ा विवाह कौन सा हो जाएगा, नाता विवाह। तो कुल मिलाकर इस जनजाति के प्रमुख रूप से 5 विवाह पाए जाते हैं। एक तो मोरबंदिया विवाह, पहरावना विवाह, एक ताड़ना विवाह, एक मेलबो विवाह, और एक कौन सा विवाह बता रहा हूं, खेवड़ा विवाह। तो कुल मिलाकर ये गरासिया जनजाति का जो विवाह नहीं है यहाँ पर, वो कौन सा है, लाली मोरियो। ये विवाह इनका नहीं होता है, ये विवाह ही नहीं है। पहली बात, किसी जनजाति में विवाह नहीं पाया जाता। तो गरासिया जनजाति का कौन सा विवाह नहीं है, तो कौन सा नहीं है, लाली मोरियो। क्योंकि इनके कौन कौन से विवाह बता रहा हूं मैं, मोरबंदिया विवाह, पहरावना विवाह, ताड़ना विवाह, मेलबो विवाह और खेवड़ा विवाह, ये 5 प्रकार के विवाह इस जनजाति में पाए जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, लाली मोरियो विवाह गरासिया जनजाति में प्रचलित नहीं। आगे चलते अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति, बहुत बढ़िया, सहरिया जनजाति केंद्रित है। तो अब ये राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति कहां पर केंद्रित है, तो ये है कहां पर, बारा के 2 स्थान है, शाहाबाद और किशनगंज। राजस्थान की सहरिया जनजाति के लोग 97% सहरिया बारा के इन 2 क्षेत्रों में ही निवास करते हैं, एक तो शाहाबाद और एक किशनगंज। तो आप देखिएगा सहरिया जनजाति जो केंद्रित है वो किस जिले में केंद्रित है, बारा। 97% सहरिया इन 12 जिले के शाहाबाद और किशनगंज क्षेत्रों में ही पाई जाती है। राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई जनजाति कौन सी है, आपकी सहरिया जनजाति। तो राजस्थान में कहां मिलती है, बारा के शाहाबाद और किशनगंज क्षेत्रों में ये जनजाति आपको सबसे ज्यादा दिखाई देती है, और यही राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई जनजाति भी मानी जाती है। इसलिए इस जनजाति को, किस जनजाति को, आदिम सहरिया जनजाति को सरकार ने आदिम जनजाति समूह में रखा है। किसमें रखा है, तो आदिम जनजाति समूह में आने वाली एकमात्र जनजाति कौन सी हो जाएगी, आपकी सहरिया। राजस्थान की एकमात्र जनजाति है सहरिया जनजाति। तो ये सहरिया जनजाति जो है वो किस जिले में केंद्रित है, बारा। और बारा के 2 क्षेत्र, एक तो शाहाबाद और किशनगंज, इन 2 क्षेत्रों में ये जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई जनजाति है, इसलिए सरकार ने इस जनजाति को किस समूह में, आदिम जनजाति समूह में रखा है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल है? अभी अभी बताया जस्ट मैंने इस प्रश्न से पहले, कौन सी जनजाति बताई? सहरिया। कौन सी जनजाति है? सहरिया, क्योंकि यही राजस्थान की क्या मानी जाती है? सबसे पिछड़ी हुई जनजाति। इसको मानती है सरकार कौन सी जनजाति? सबसे पिछड़ी हुई जनजाति मानती है। कहां पर निवास करती है? तो 12 के 2 क्षेत्र बताए अभी अभी, शाहबाद और किशनगंज क्षेत्रों में सर्वाधिक निवास करने वाली जनजाति सहरिया जनजाति, जो ही राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई जनजाति है, इसलिए सरकार ने इसको किसमें? आदिम जनजाति समूह में रखा है, आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है। इनको एक विशेष प्रकार का आरक्षण प्राप्त होता है, टाड़ा सहरिया वाला। तो वो क्यों प्राप्त है? क्योंकि ये ही राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई क्या मानी जाती है? जनजाति मानी जाती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति जो है ये मुख्य रूप से क्या व्यवसाय करती है? तो एक तो ये बनाती है तेंदू पत्ते से बीड़ी। सहरिया जनजाति के लोग क्या काम करते हैं? तेंदू पत्ते से बीड़ी बनाते हैं। तेंदू जानते हो? तेंदू का फल चीकू के जैसा होता है लगभग, लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम चीकू, जिसको टिमरू भी कहते हैं, तेंदू। तो तेंदू पत्ते से बीड़ी बनाना एक तो इनका काम होता है, और एक होता है महुआ से शराब बनाना। एक किससे शराब बनाते हैं? ये महुआ से शराब बनाते हैं। तो ये 2 बिजनेस है इनके पास। तो एक तो तेंदू पत्ते से बीड़ी बनाना और एक महुआ से शराब बनाना इनका मुख्य व्यवसाय होता है। तो राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई जनजाति कौन सी मानी जाती है? आपकी सहरिया। और इसे सरकार ने किस में रखा है? तो आदिम जनजाति समूह की सूची में इसे रखा है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17, धारी संस्कार। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? तो अभी ये प्रश्न भी जुड़ा हुआ है आपके सहरिया जनजाति से। कौन सी जनजाति से? सहरिया जनजाति। ध्यान दीजिएगा, सहरिया जनजाति के लोग क्या करते हैं? अपने मृतक, इनका जो मृतक होता है उसकी अस्थियों का विसर्जन, सहरिया जनजाति के लोग अपने मृतक की अस्थियों का विसर्जन कपिलधारा में करते हैं। 12 कहां पड़ता है? कपिलधारा। 12 कपिलधारा में करते हैं। तो अस्थियों का विसर्जन तो कर दिया कपिलधारा में, और फिर उस मृतक की राख को घर पर लेकर आते। मृतक की राख को कहां लाते हैं? घर पर लेकर आते। और आगे इसको मृतक की राख को घर के आंगन में बिछा देते। मृतक की राख को कहां बिछा देते हैं? घर के आंगन में बिछा देते हैं। और अब आप देखिएगा रात्रि को क्या होगा कि इस राख पर, घर के आंगन में बिछी हुई राख, तो अब रात्रि को क्या होगा? इस राख पर कीड़े मकोड़े चलेंगे। इस पर क्या चलेंगे? कीड़े मकोड़े चलेंगे। तो आप देखिए वो विभिन्न तरीके से टेढ़े मेढ़े इधर उधर चलेंगे, तो राख पर निशान हो जाएंगे, अलग तरह के चिन्ह अंकित हो जाएंगे। तो अभी हम एक लोग क्या करते हैं? मृतक की अस्थियों का विसर्जन तो कपिलधारा में कर देते हैं, और फिर मृतक की राख को घर के आंगन में बिछा देते हैं। अब रात्रि को उसमें क्या होता है? कीड़े मकोड़े चलते हैं, तो विभिन्न तरह के निशान बन जाते हैं। तो अभी ये चिन्ह अंकित हो जाएंगे, रात्रि को क्या हो जाएंगे? उस राख पर चिन्ह अंकित हो जाएंगे। तो अभी उसी चिन्ह से ये अनुमान लगाते हैं। उसी चिन्ह से क्या लगाते हैं? ये आइडिया लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। ये जो मृतक था, ये जो मरने वाला था, उसने इस चिन्ह वाली योनि में ही प्रवेश लिया है। इस चिन्ह वाली योनि में क्या लिया है? प्रवेश लिया है। आप देख रहे हो कि वो कीड़ा मकोड़ा ऐसे घूमकर ऐसे सांप जैसा बन गया, तो ये आइडिया लगा ले कि मरने वाला सांप बना है। वो जैसे भी डिजाइन बन गई इसकी थोड़ा सा आइडिया लगा, लगभग पूरा नहीं बनता है, पर वो लगभग क्या करते हैं? आइडिया लगा लेते हैं। तो ये जो संस्कार है, इसी संस्कार को क्या बोलते हैं? धारी संस्कार। तो ये किस जनजाति में प्रचलित है? सहरिया जनजाति में। ध्यान देना, सहरिया जनजाति के लोग अपने मृतक की अस्थियों का विसर्जन कपिलधारा में करते हैं। सीताबाड़ी 12, कपिलधारा कहाँ है? सीताबाड़ी 12 में। तो वहां पर अपने मृतक की अस्थियों का विसर्जन कर देते हैं, और फिर मृतक की राख को घर पर लेके आते हैं, और घर पर ला करके उसके घर के आंगन में बिछा देते हैं। अब रात्रि को क्या होता है? उस राख पर विभिन्न तरह के कीड़े मकोड़े चलेंगे, तो विभिन्न तरह के चिन्ह क्या हो जाएंगे? अंकित हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े ऐसे इधर उधर जाएंगे, चूहे बिल्ली वगैरह सब अलग अलग तरह के चिन्ह बन जाते हैं। तो सुबह जब उठकर ये चिन्ह को देखते हैं, तो आइडिया लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि मरने वाला जो मृतक था उसने इस चिन्ह वाली योनि में ही प्रवेश किया है। यानी जो अगला जन्म हुआ ना है, तो मान लीजिए सांप बना है, या कुत्ता बना है, या शेर बना है, या कुछ भी, तो उसी तरह से क्या करते हैं? अनुमान लगा लेते हैं। इसी संस्कार को क्या बोलते हैं? धारी संस्कार। और ये किस जनजाति में प्रचलित है? सहरिया जनजाति।
तो सेरा जनजाति में प्रचलित है धारी संस्कार। तो ये आपका धारी संस्कार, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सेरा जनजाति। बताइए कहां मिलती है सेरा जनजाति सबसे ज्यादा? राजस्थान में बारां के शाहबाद और किशनगंज क्षेत्र। राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई जनजाति जिसे आप आदिम जनजाति समूह में रखा गया। ध्यान दीजिएगा, अब मैं बात कर रहा हूं अगले प्रश्न की। भील गरासिया जनजाति, भील गरासिया जनजाति में दापा, अभी बताया था गरासिया में ताड़ना विवाह लेकर भागते और फिर लड़का लेकर भागेगा, लड़की को शादी कर लेंगे और फिर कन्या मूल्य दे देंगे यानी दापा दे देंगे। तो आप देखिए ये दापा है क्या? दापा क्या है? भील और गरासिया जनजाति में कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से और वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना। बिल्कुल ठीक, कन्या के बदले क्या लेना? धनराशि लेना यानी कन्या मूल्य। तो दापा गरासिया और भील जनजाति दोनों में कन्या मूल्य को क्या बोलते हैं? दापा कहते हैं। मतलब कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना ही क्या कहलाता है? दापा कहलाता है। और ये किस किस जनजाति में प्रचलित है? एक तो भीलों में और एक गरासिया में। तो ध्यान देना, ये कन्या के बदले जो धनराशि लेने का सिस्टम है ये मीणाओं में भी है। इसमें मीणाओं में इसको चारी प्रथा कहते हैं। मीणा जनजाति में कन्या मूल्य को क्या बोलते हैं? चारी प्रथा कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भील और गरासियाओं में दापा क्या है? तो यह कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, इसे क्या बोलते हैं? हम दापा कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दापा क्या है? तो एक तरह से क्या है ये? कन्या मूल्य। और मीणा जनजाति में कन्या मूल्य को क्या बोलते हैं? चारी प्रथा कहते हैं। ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 18। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 90। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? बताइए क्यों जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, मानगढ़ हत्याकांड, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन। ध्यान दीजिएगा, घटना हुई 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913 को ध्यान दीजिएगा गोविंद गिरी के द्वारा देखो भीलों में धार्मिक और सामाजिक सुधार करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था जिसको कहा जाता है भगत आंदोलन। इसको क्या कहा जाता है? भगत आंदोलन। भीलों का धार्मिक और सामाजिक उत्थान करने के लिए गोविंद गिरी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, इसको कहा गया था भगत आंदोलन। तो इसी भगत आंदोलन के दौरान 1883 में 1883 में गोविंद गिरी ने संप सभा बनाई थी। क्या बनाई थी? संप सभा। तो इसी संप सभा की बैठक हो रही थी 17 नवंबर 1913 को। कहां पर हो रही थी? तो ये मानगढ़ नामक स्थान पर। और ये मानगढ़ नामक स्थान किस जिले में पड़ता है? बांसवाड़ा। किस जिले में पड़ता है? तो बांसवाड़ा। मानगढ़ धाम, मानगढ़ नामक स्थान, मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंद गिरी की अध्यक्षता में संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी के द्वारा 1883 में की गई थी सिरोही में। तो अभी 17 नवंबर 1913 को इसी मानगढ़ धाम, मानगढ़ नामक स्थान पर बांसवाड़ा जिले की पहाड़ी पर गोविंद गिरी की अध्यक्षता में संप सभा की एक बैठक हो रही थी। तो इसी बैठक पर मेवाड़ सरकार के द्वारा, मेवाड़ सरकार का मतलब यहाँ पर अरे मेवाड़ सरकार जिसने अंग्रेजों से संधियां कर रखी थी, सहायक संधियां, तो मुख्य रूप से अंग्रेजी सेना थी ये मेवाड़ भील कोर। तो मेवाड़ भील कोर की सेना के द्वारा मानगढ़ पर संप सभा का अधिवेशन हो रहा था गोविंद गिरी की अध्यक्षता में, उन पर गोलियां चलाई गई। तो इस हत्याकांड में लगभग 1500, कितने हैं? लगभग 1500 भील मारे गए। यहां पर मरे कितने भील? 1500 भील। तो अभी इस घटना को क्या बोलते हैं? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसे कहते हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड।
तो ये जो मानगढ़ है ये किससे संबंधित है? आदिवासियों का अंग्रेजों के द्वारा दमन कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। क्या हो रहा था वहां पर? संप सभा की बैठक हो रही थी। किसकी अध्यक्षता में? तो गोविंद गिरी की अध्यक्षता में, जिन्होंने बिलों का धार्मिक और सामाजिक उत्थान करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था? तो भगत आंदोलन। और इसी आंदोलन के दौरान 1883 में गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी सिरोही में। तो अभी क्या उसी संप सभा की बैठक हो रही थी 17 नवंबर 1913 को। पर अंग्रेज सरकार द्वारा मेवाड़ बिल को, मेवाड़ सरकार की सेना के द्वारा, अंग्रेजी सेना के द्वारा क्या किया गया? गोलियां चलाई गई, जिसमें कितने भील? 1500 भील मारे। इसी घटना को आप राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। इसे ही मानगढ़ हत्याकांड भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मानगढ़ हत्याकांड। तो ये क्या था? आदिवासियों का अंग्रेजों के द्वारा दमन, मानगढ़ हत्याकांड। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस प्रकार की बात कही जाती? किस प्रकार की कसम खाई जाती? किस प्रकार की कसम खाई जाती है? तो आप देखिएगा, ये जो है अब कंजर जनजाति के लोग ये सत्य बोलने की कसम खाते हैं। किसकी कसम खाते हैं? सत्य बोलने की कसम खाते हैं। ध्यान देना, कंजर जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। कंजर जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। इसका मतलब क्या है कि हाकम राजा का प्याला पीकर ये किस बात की कसम खाते? हमेशा सत्य बोलने की, सत्य बोलने की कसम खाया करते हैं। कंजर जनजाति, ध्यान दीजिएगा, ये जो कंजर जनजाति है ये राजस्थान में हाड़ौती संभाग, हाड़ौती संभाग कौन सा आपके राजस्थान का? कोटा। हाड़ौती संभाग यानी कोटा संभाग। तो कोटा संभाग में सर्वाधिक निवास करती है कंजर जनजाति। कंजर जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। और अभी इनका मुख्य व्यवसाय होता है चोरी करना। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? चोरी करना। और अभी ये कहाँ पाई जाती है मुख्य रूप से? तो ये पाई जाती है आपको कहां पर? हाड़ौती संभाग यानी कोटा संभाग में कंजर जनजाति के लोग बहुल्य, सबसे ज्यादा अधिकता कहां पर इनकी? हाड़ौती संभाग यानी कि कोटा संभाग। तो कंजर जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। तो किसकी कसम खाते? हमेशा सत्य बोलते। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य बोलने की कसम खाई जाती है कंजर जनजाति के लोग। आगे चलते प्रश्न नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। किस जनजाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भैंसासुर की फल की पूजा कर शकुन लेते हैं। बिल्कुल ठीक, ध्यान दीजिएगा। राजस्थान की एकमात्र फल, राजस्थान की एकमात्र फल किसकी है? तो भैंसासुर की फल, जिसका वाचन नहीं होता। एकमात्र फल जिसका वाचन नहीं होता है, जिसका वाचन नहीं किया जाता, अपितु क्या किया जाता है? तो आप देखिएगा, इसका क्या किया जाएगा? ये बावरी जाति। कौन सी जाति है? बावरी। बावरी जिसको बागरी भी कहते हैं। बावरी या बागरी जाति के लोग चोरी करने जाते समय, कहां जाते समय? चोरी, चोरी पर जाते समय, चोरी करने जाते समय आप देखिएगा कि वो क्या करते? भैंसासुर की फल की पूजा करते। क्या करते हैं? इसकी पूजा करते हैं। किस तौर पर करते हैं? तो शकुन के तौर पर। समझते हैं ना, शकुन अपशकुन। तो शकुन के तौर पर बावरी जाति के लोग चोरी पर जाते समय भैंसासुर की फल की पूजा करते हैं। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी फल जिसका वाचन नहीं होता, इसकी क्या होती है? पूजा होती है। और कौन करता है? तो बावरी जाति के लोग। कब करते हैं? जब वो कहां जाते हैं? चोरी करने पर निकलते हैं, तब शकुन के तौर पर भैंसासुर की फल का क्या करते हैं? पूजा करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, किस जाति के लोग चोरी करने से निकलते समय भैंसासुर की फल की पूजा करते हैं? शकुन के तौर पर। तो वो कौन सी जाति है? बावरी जाति। तो ये एकमात्र फल है जिसका वाचन नहीं होता, जिसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और कब की जाती है? जब चोरी पर जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बावरी जाति। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। बीजा और माला। बीजा और माला राजस्थान, बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी कौन? सांसी, सांसी जनजाति। साटी नाम सुना है? साटिया जनजाति। तो सांसी जनजाति, सांसी जनजाति के लोग जो होते हैं उसमें दो वर्ग पाए जाते हैं। ये क्या है? बीजा और माला, सांसी जनजाति के दो वर्ग है।
तो बीजा और माला इनके दो वर्ग होते हैं। और आप देखिएगा ये जो जनजाति है सांसी जनजाति, ये राजस्थान के भरतपुर संभाग में सबसे ज्यादा निवास करती है। सांसी जनजाति के लोग सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? राजस्थान के भरतपुर संभाग में। और उसी जनजाति के दो वर्ग है जिसका नाम क्या है? बीजा व माला। तो ये बीजा व माला किस जनजाति की शाखा है? सांसी जनजाति की। सबसे ज्यादा कहां मिलती है? ये भरतपुर में। सांसी जनजाति एक तरह से कहा जाए तो इनकी उत्पत्ति साहसमल, एक व्यक्ति है जिसका नाम है साहसमल व्यक्ति के द्वारा, मतलब साहसमल व्यक्ति से इस जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। और इस जनजाति के माने जाते हैं दो वर्ग। ध्यान दीजिएगा, ये जो जनजाति है ये अपने झगड़ों का निपटारा हरिजनों को मुखिया बनाकर करती है। सांसी जनजाति के लोग अपने झगड़ों का निपटारा, अपने झगड़ों का सॉल्यूशन किससे करवाती है? तो हरिजनों को मुखिया बनाकर करती है। हरिजनों ने जो भी फैसला कर दिया हरिजनों को मुखिया बना देगी, और हरिजन जो भी निर्णय कर देगा वही इन जनजाति को क्या होता है? मान्य होता है। तो बीजा और माला किस जनजाति की दो शाखाएं, दो वर्ग है? वो है सांसी जनजाति। कहां पर मिलती है सबसे ज्यादा? भरतपुर में मिलते हैं। इस जनजाति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो साहसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। ये जनजाति अपने झगड़ों का निपटारा किसको? हरिजनों को मुखिया बनाकर करती है। तो ये जनजाति कौन सी है आपकी? सांसी जनजाति, भरतपुर की जनजाति। प्रश्न नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। जनजाति उसका स्थान सुमेलित कीजिए। बिल्कुल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। गरासिया जनजाति सिरोही में मिलती है। गरासिया जनजाति कहां मिलती है आपको? सिरोही में। और सिरोही, माउंट आबू सिरोही कहां पड़ता है? माउंट आबू रोड यानी सिरोही। तो गरासिया जनजाति कहां मिलेगी आपको? आबू रोड पर। डामोर जनजाति डूंगरपुर के सीमलवाड़ा। ध्यान दीजिएगा, आबू रोड कौन से जिले में आता है? तो ये आता है सिरोही में। यहाँ पर सीमलवाड़ा, तो ये कहां पर आता है? डूंगरपुर में। इसके बाद किशनगंज में है सहरिया जनजाति। बिल्कुल ठीक है। तो किशनगंज और शाहबाद बताया था आपको, कहां पड़ता है? 12 में पड़ता है। और सांसी जनजाति बिल्कुल भरतपुर में, भरतपुर संभाग में मिलती है। तो सुमेलित कीजिए। बिल्कुल ऐसे कैसे सुमेलित हो जाएगा? एका 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ABCD बिल्कुल क्रम से। सहरा से जनजाति आबू रोड यानी सिरोही में मिलती है। बिल्कुल ठीक। इसके बाद ब्राह्मण जनजाति सीमलवाड़ा क्षेत्र डूंगरपुर में मिलती है। सहरा जनजाति किशनगंज 12 में मिलती है। किशनगंज और शाहबाद। और सांसी जनजाति कहां मिलती है आपको? भरतपुर संभाग में। तो इसका सुमेलित कर लीजिए आप। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ABCD बिल्कुल क्रम से हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा A1, B2, C3 और D4। यह हो जाएगा आपका प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न नंबर 24। फिर आ रहा है, ये किससे जुड़ा हुआ? ये आ रहा है वापस गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है, कहां पाई जाती है? बिल्कुल सिरोही में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? सिरोही में। गुजरात के चैनपानी क्षेत्र से आकर सिरोही में बस गई। बिल्कुल बॉर्डर, सिरोही बॉर्डर आपका राजस्थान में गुजरात बॉर्डर का गुजरात का जो बॉर्डर बनाता है सिरोही जिला बनाता है। बिल्कुल बनाता है। तो ये सिरोही में आकर के बस गई थी। तो ये कहां पाई जाएगी? सिरोही, आबू रोड मूल रूप से। तो आबू रोड यानी सिरोही में गरासिया जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है, कहां पाई जाती है? तो आप ये पाई जाती है डूंगरपुर। कहां पाई जाती है? डूंगरपुर। और बांसवाड़ा, कौन रूप से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा पड़ोसी जिले, वागड़ के जिले। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और अगर पूछे मुख्य रूप से कहां, तो डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में। डूंगरपुर का कौन सा क्षेत्र है? डूंगरपुर का सीमलवाड़ा। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा क्षेत्र में ये जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब इसी कारण इस डूंगरपुर के सीमलवाड़ा क्षेत्र को डामरिया क्षेत्र कहते हैं। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? डामरिया क्षेत्र कहते हैं। और आप देखिएगा ये जो आपकी डामोर जनजाति है ये मूल रूप से ये भी गुजरात की। डामोर जनजाति भी मूल रूप से कहां की है? गुजरात। तो गुजरात से आकर ये डूंगरपुर के सीमलवाड़ा क्षेत्र में बस गई थी।
तो आप देखिए इसी कारण इस क्षेत्र को सीमल वाला क्षेत्र को ही आप किस नाम से, डामरिया क्षेत्र, डामरों का क्षेत्र के नाम से जानते हैं। डामोर जनजाति जो है इसका मुख्य व्यवसाय होता है कृषि व पशुपालन करना। ठीक है, इसका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि व पशुपालन करना। और आगे ये जो जनजाति है डामोर जनजाति, इसके पुरुषों की एक विशेषता होती है कि आगे ये जो पुरुष होते हैं डामोर जनजाति के जो पुरुष होते हैं, ये पुरुष महिलाओं के बराबर आभूषण पहनते हैं। डामोर जनजाति के पुरुष क्या करते हैं, महिलाओं के बराबर आभूषण पहनते हैं। महिलाओं के बराबर ये लोग आभूषण लटका लेते हैं अपने, मतलब जितने भी आभूषण घर पे हैं वो सारे आभूषण पहन लेंगे, महिलाएं पहन लेंगी, ये सब पहन लेंगे, तो सारे आभूषण पहनकर ये घूमते हैं। ध्यान दीजिएगा, डामोर जनजाति के पुरुष महिलाओं के बराबर आभूषण पहनते हैं। तो राजस्थान में ये जनजाति कहां पाई जाती है, अगर मुख्य रूप से पूछे तो डूंगरपुर जिले में, और गौण रूप से पूछे तो बांसवाड़ा में भी मिलती है, अड़ोस पड़ोस के जिले। और डूंगरपुर का एक क्षेत्र है कौन सा, सीमलवाड़ा क्षेत्र में गुजरात से आकर बस गई थी, इसलिए डूंगरपुर के सीमलवाड़ा क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, डामरिया क्षेत्र कहते हैं। और इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या बता रहा हूं मैं, कृषि और पशुपालन करना। और एक और विशेषता इस जनजाति की महत्वपूर्ण रूप से, इस जनजाति के पुरुष क्या करते हैं, महिलाओं के बराबर आभूषण पहनते, सब जगह लटका ले। ये जनजाति है आपकी डामोर जनजाति, कहां मिलेगी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। प्रश्न नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 सुमेलित कीजिए, फिर आ रहा है सुमेलित कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, सहरिया कहां मिलेगी, तो ये मिलेगी 12, मुख्य रूप से कहां पर 12, और कोटा तो 12 जिला है आपका शाहबाद और किशनगंज। गरासिया जनजाति कहां मिलेगी, तो ये मिलेगी उदयपुर और सिरोही, मुख्य रूप से कहूं तो सिरोही। सहरिया कहूं तो मुख्य रूप से कहां पर 12, और उसके बाद डामोर मुख्य रूप से कहां बताई अभी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी रहती है गौण रूप से। और मीणा जनजाति बिल्कुल जयपुर संभाग, कौन सा संभाग है, जयपुर संभाग। तो इसका सुमेलित हो जाएगा। सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा कहां पर है, तो 12 में, और गौण रूप से कोटा में। फिर बात करें गरासिया जनजाति कहां है, तो ये है आपकी कहां पर, डूंगरपुर, मुख्य रूप से डूंगरपुर, और गौण रूप से कहां पर, बांसवाड़ा। उसके बाद गरासिया जनजाति कहां पर आ रही है आपकी, तो ये आ रही कहां पर, उदयपुर और सिरोही। उसके बाद मीणा जनजाति कहां मिलती है, जयपुर संभाग में, और जयपुर संभाग में दौसा जिला आता है। ये सुमेलित हो जाएगा कैसे, अभी सहरिया कहां की है, तो 12 और कोटा की। गरासिया कहां की, तो उदयपुर और सिरोही, मुख्य रूप से कौन सी, सिरोही। डामोर कहां की, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और मीणा कहां की, तो मुख्य रूप से जयपुर और गौण रूप से दौसा। तो ये सुमेलित हो जाएगा कैसे, ए का हो जाएगा क्या 3, बी का हो जाएगा क्या 2, सी का हो जाएगा क्या 1, और डी का हो जाएगा क्या 4। ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। इस प्रश्न का उत्तर हो जाए। आगे चलते हैं, आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान में कैथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है, कहां है, तो आप ये उदयपुर जिले में, कहां पर है, उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में एक तो है कोटड़ा और एक है झाड़ोल। कोटड़ा और झाड़ोल जो क्षेत्र पड़ते हैं, कोटड़ा और झाड़ोल क्षेत्र पड़ते हैं, उन क्षेत्रों में कैथोड़ी जनजाति के लोग सर्वाधिक निवास करते हैं। और आप देखिएगा ये जो कैथोड़ी जनजाति है, इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय, मेन बिजनेस खेर के वृक्ष से कत्था बनाना। क्या बनाते हैं ये, खेर के वृक्ष से कत्था, पान खाया है कभी, लाल मुंह हो जाता है, वो कत्थे से ही होता है। तो इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, खेर के वृक्ष से कत्था बनाना। और ये कहां मिल रही है, तो उदयपुर जिले के कौन से क्षेत्रों में, कोटड़ा और झाड़ों क्षेत्रों में ये मिलती है। ध्यान दीजिएगा, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, तो खेर के वृक्ष से कत्था बनाना। इस जनजाति की महिलाएं एक विशेष अंदाज की साड़ी पहनती हैं, जिसे बोलते हैं फड़का। इस जनजाति की जो महिलाएं हैं वो क्या करती है, एक विशेष अंदाज की साड़ी पहनती हैं, इसे बोलते हैं फड़का। आपने मुंबई या फिल्मों में देखा होगा, महाराष्ट्रियन महिलाएं धोती की तरह लपेट कर साड़ी पहनती है, तो वो अंदाज ही क्या कहलाता है, फड़का। तो आप इसी आधार पर समाजशास्त्री आइडिया लगाते हैं, ये जो कैथोड़ी जनजाति है, इनका मूल स्थान महाराष्ट्र है। इनका मूल स्थान कहाँ है, महाराष्ट्र। क्योंकि ऐसी साड़ी कौन पहनता है,
महाराष्ट्रियन महिलाएं पहनती धोती की तरह लपेट कर साड़ी को, उसी साड़ी के अंदाज को फड़का कहते हैं। और इसी साड़ी पहनने के अंदाज से समाजशास्त्री अनुमान लगाते कि इस जनजाति का मूल स्थान कहाँ है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आई है और आकर कहाँ बस गई, उदयपुर जिले के कोटड़ा और झाड़ोल क्षेत्रों में। और आगे इस जनजाति का व्यवसाय में बता रहा हूँ, खेर के वृक्ष से कत्था बनाना। महिलाएं साड़ी पहनती, फड़का नामक साड़ी पहनती है, उसी से आइडिया लगाया गया कि ये कहां से आए, महाराष्ट्र से आए। और अब ये जो जनजाति है, इस जनजाति में एक और कहानी चलती है कि इस जनजाति की महिलाएं पुरुषों के बराबर, इस जनजाति की महिलाएं पुरुषों के बराबर शराब पीती है। इस जनजाति की जो महिलाएं होती है वो क्या करती है, पुरुषों के बराबर शराब का सेवन करती। एक ये भी अलग सी कहानी है। किस जनजाति की महिलाएं पुरुषों के बराबर शराब पीती है, तो बिल्कुल केथोड़ी जनजाति की महिलाएं उदयपुर के कोटला और झाड़ोल में निवास करती है। और एक और बात, ये जो जनजाति है आपकी, जो केथोड़ी जनजाति है, केथोड़ी जनजाति ये राजस्थान की एकमात्र, केथोड़ी जनजाति राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसको मनरेगा में, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना में इस जनजाति के लोगों को 200 दिन का कार्य देने की सरकार ने घोषणा की। मतलब ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसको सरकार ने 200 दिन का कार्य देने की घोषणा की है। किसमें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना में 200 दिन का कार्य देने की घोषणा की है। तो केथोड़ी जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहां पर, उदयपुर में 2 स्थान बता रहा हूं, कोटला और झाड़ोल। और इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, तो खेर के वृक्ष से कत्था बनाना। इस जनजाति की महिलाएं एक विशेष अंदाज की साड़ी पहनती, जिसे क्या बोलते हैं, फरका कहते हैं। और अभी इसी साड़ी पहनने के अंदाज से वैज्ञानिक अनुमान लगाते, समाजशास्त्री अनुमान लगाते, इनका मूल स्थान क्या है, महाराष्ट्र। और इस जनजाति की जो महिलाएं होती है वो पुरुषों के बराबर शराब पीती है। और राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति केथोड़ी जनजाति, जिसे सरकार ने मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना में कितने दिन का, 200 दिन का कार्य देने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट सी जनजाति, खेर के वृक्ष से कत्था बनाने वाली जनजाति। इस जनजाति ये आपका मुंह लाल कर देती है कत्थे से, कैसा हो जाता है, लाल, मुंह लाल हो जाता है। तो इस जनजाति के लोगों को लाल मुंह के बंदर का मांस प्रिय होता है। एक तो लाल मुंह के बंदर का मांस खाती है जनजाति, और एक गाय का मांस खाती है जनजाति। हिंदू होते हुए भी हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानती है, अलग सी परंपरा, अलग से देवी देवता, मामा देव, दूंग देव, बाघ देव, भारी माता, कसारी माता, इससे अलग से देवी देवता इनके होते हैं। तो ये जनजाति है आपकी कौन सी, केथोड़ी जनजाति। कहां मिलेगी, उदयपुर जिले के कोटला और झाड़ोल स्थान। आगे चलते आ रहा है प्रश्न नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंध रखती है, तो अभी ये है गरासिया। कौन सी जनजाति है, गरासिया। गरासिया जनजाति में सामुदायिक संस्था को, सामाजिक संस्था को क्या बोलते हैं, हेलरू कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हेलरू कहते हैं। और ये जनजाति कहाँ मिलती है आपको, गरासिया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, सिरोही में आबू रोड, मुख्य रूप से कहाँ पर, आबू रोड। और अभी इसमें हेलरू क्या है, तो हेलरू क्या है, सामाजिक संस्था। सामाजिक संस्था कहो या फिर क्या कहो इसको, सहकारी संस्था। तो किस जनजाति में प्रचलित है, गरासिया जनजाति। आगे चलते हैं, डबल प्रिंट हो गया, वापस आ गया वही प्रश्न। अब मैं बता रहा हूं आपको प्रश्न नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, 6ठा स्थान। जनजातियों के मामले में, जनजातियों की संख्या के क्षेत्र में जनजातियां कहां सबसे ज्यादा पाई जाती है, उस आधार पर राजस्थान का कौन सा नंबर आता है, 6ठा। मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान में सबसे ज्यादा सर्वाधिक, राजस्थान क्या, भारत में सर्वाधिक जनजातियों के लोग, सबसे ज्यादा जनजातियों के लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। अगर राजस्थान आपको पूछे भारत में सबसे ज्यादा जनजातियों के लोग किस राज्य में निवास करते हैं, तो वो है मध्य प्रदेश। और अगर पूछे न्यूनतम कहाँ है, तो न्यूनतम है कहां पर,
हरियाणा। न्यूनतम किस राज्य में मिलेंगे जनजातियों के लोग? हरियाणा राज्य में। और आपसे बोले कि राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है जनजातियों की संख्या के मामले में? छठा स्थान। कौन सा स्थान है? छठा स्थान। तो आप देख रहे हैं कि राजस्थान का कौन सा स्थान है? छठा स्थान। और मैं आगे बता चुका हूं, राजस्थान में अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा, ये भारत की बात कर रहा हूं, भारत में सबसे ज्यादा जनजाति कहां पर? मध्य प्रदेश में। सबसे कम कहां पर? तो हरियाणा में। और अगर बात करूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जनजातियां कहां पाई जाएंगी, तो उदयपुर संभाग। और सबसे कम की बात करूं तो बीकानेर संभाग। और राजस्थान में कितने प्रकार की जनजातियां बताई? 8 प्रकार की। कौन कौन सी? सबसे बड़ी मीणा जनजाति, दूसरे नंबर पर आती है भील जनजाति, तीसरे पर आती है गरासिया, फिर क्रमशः सहरिया, फिर आगे डामोर, केतोड़ी, कंजर और सांसी जनजाति। तो ये 8 प्रकार की जनजातियां राजस्थान में पाई जाती है। आज मैं लेकर आया आपके लिए इन राजस्थान की प्रमुख जनजातियों से जुड़े हुए प्रमुख प्रश्नों की। ध्यान दीजिएगा, इन प्रश्नों में से अवश्य ही आपको कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जरूर इसका अध्ययन कीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा। धन्यवाद।